नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हिंदी भाषा कुंज में। दोस्तों, आज हम आधुनिक काल पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल कर लिया और उन पर आधारित जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये हमने कर लिया है। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ आधुनिक काल। तो दोस्तों, आधुनिक काल जिस तरह से हमने आदिकाल के संदर्भ में देखा, उसकी एक अलग पहचान, फिर भक्तिकाल जो है उसकी अलग पहचान, उसकी प्रवृत्तियाँ थी, उसी तरह से रीतिकाल भी। तो इन सब कालों की अलग एक विशेषता है, उनका नाम दिया गया। तो उसी तरह से आधुनिक काल जब हम कहते हैं तो आधुनिक काल के पीछे भी कई सारी बातें हैं कि क्यों आखिर आधुनिक काल नाम रखा गया है ये जो काल है। तो सबसे पहले तो हम इसकी समय सीमा को देख लेते हैं। समय सीमा, आचार्य शुक्ल ने इसकी समय सीमा जो है ये संवत जो है लगभग 1900 से अब तक मानी है। 1900 से लेकर के अब तक चल रहा है ये संवत 1900, अर्थात इसमें से आप अगर माइनस कर लें 57 ईयर्स, संवत जो है वो ईस्वी सन से 57 साल आगे होता है। तो 57 वर्ष अगर इसको घटा लेते हैं तो ये आता है आपका 1843। तो उस वक्त को उन्होंने आधुनिक काल का आरंभ माना है आचार्य शुक्ल ने। और दूसरे जो विद्वान हैं वो इसी के आसपास समय रखते हैं। कुछ लोग जो है सीधे मान लेते हैं, जैसे नगेंद्र हैं, तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि 19वीं शताब्दी का जो मध्य है यानी 1850 से लेकर के अब तक जारी है। उसी तरह कुछ विद्वान जो हैं वो 1857 में जो पहला स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति के लिए, तो वहाँ से जो है शुरुआत मानते हैं आधुनिक काल की। तो आधुनिक काल की शुरुआत कहाँ से मानी जाए तो मूलतः जो है मेनली हम मानते हैं ये आचार्य शुक्ल वाला जो है 1843, या सीधे सीधे कहें संवत 1900 या 1850 भी आप कहते हैं तो चलता है। आमतौर पर जो है एक बृहत्तर रूप में देखा जाए तो 1850 को मान लिया गया है। ठीक है, हालांकि अलग अलग समयों को मानने के अलग अलग आधार रहे हैं। तो इसकी समय सीमा क्या हुई, ये मान लीजिए 1850 हुई, ये इसकी सामान्य समय सीमा। अब सबसे पहली बात ये आती है आधुनिक काल क्यों इसका नाम पड़ा, कोई और नाम क्यों नहीं सूझा। आदिकाल को प्रारंभिक काल कह दिया गया, फिर उसके बाद जो मध्यकाल है उसको दो भागों में विभाजित किया गया, रीतिकाल हो गया, रीति ग्रंथों की प्रधानता थी इसलिए रीतिकाल। उसी तरह से जो है मध्यकाल में भक्तिकाल जो है पहला मध्यकाल, तो भक्ति की प्रधानता के कारण भक्तिकाल नाम दिया गया। किंतु आधुनिक काल नाम देने के पीछे का कारण क्या है? आधुनिक काल जो है नई प्रवृत्तियों का सूचक है। वे प्रवृत्तियां जो पहले के साहित्य में उस रूप में नहीं दिखाई पड़ती हैं। बहुत सारी नई चीज़ें, नई बातें उभर कर आई उस दौरान, इसलिए इसको आधुनिक काल माना गया जो वर्तमान में अभी तक जारी है। तो आधुनिक काल की जो परिस्थितियां हैं वे वास्तव में बतलाती हैं कि क्यों आखिर आधुनिक काल नाम दिया गया। तो उन परिस्थितियों को हम एक बार देख लेते हैं। ये वीडियो जो होगा ये जनरल आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो है। इसके बाद हम लोग आधुनिक काल पर बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके एक एक पॉइंट पर हम लोग एक एक वीडियो बनाएंगे। ये काल जो है बहुत विस्तार में हमें पढ़ना होगा, इसके लिए बहुत से वीडियोस बनाएंगे हम लोग, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो एक सामान्य परिचय दे दिया जाए इसका। तो सबसे पहला हुआ परिस्थिति कौन सी, तो आधुनिक काल में यानी आप 19वीं शताब्दी के शुरुआत से ही देखें तो कई सारी चीज़ें ऐसी होने लगी थी जो पहले नहीं दिखाई पड़ती हैं। तो कई समाज सुधार संस्थाएं अस्तित्व में आईं, बहुत सारी समाज सुधार संस्थाएं थी। जैसे सबसे पहले जो है ब्रह्म समाज का अस्तित्व में आना हुआ, जो 1828 के लगभग उसकी स्थापना हुई थी राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय को भारत का जो है आधुनिक काल का अग्रदूत माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले आधुनिक सोच को बढ़ावा दिया। उन्होंने जो है स्त्री के दुख उत्पीड़न के विरोध में आवाज़ उठाई। इसके पहले ये चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलती हैं। तो समाज सुधार की बहुत सी संस्थाएं अस्तित्व में आई, जिसमें ब्रह्म समाज था, ब्रह्म समाज, फिर एक है प्रार्थना समाज,
इसके अलावा आर्य समाज भी है, आर्य समाज। तो इस तरह से ये कुछ जो है समाज सुधार संस्थाएं थी जो धर्म में भी सुधार की मांग कर रही थी। तो इस आधार पर कबीर आदि संतों ने जो धर्म में कुछ सुधार प्रस्तावित किए थे उसके ही तरह का कुछ, लेकिन कुछ किंचित भिन्न जो उस वक्त नहीं था, जिस तरह से जो है इन सब संस्थाओं के द्वारा जो है वो प्रस्तावित किया गया। इसके अलावा एक और भी संस्था थी, एनी बेसेंट का नाम सुना होगा आपने। उन्होंने जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, माने उसकी एक शाखा की स्थापना की भारत में, दक्षिण भारत में। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, उसकी एक शाखा की स्थापना हुई थी भारत में। तो ये एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किया था दयानंद सरस्वती ने, और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। तो ये जो है समाज सुधार की संस्थाएं थी जो समाज में बहुत सारे सुधार की मांग कर रही थी। धर्म के क्षेत्र में, सामाजिक जो है जाति व्यवस्था जो है उसके क्षेत्र में, उसके विरोध में आवाज़ उठाई जा रही थी। तो बहुत सारे अंधविश्वास और कुरीतियाँ थी, उनके विरोध में आवाज़ उठा रही थी। तो ये संस्थाएं काम कर रही थी। जहाँ ब्रह्म समाज जो है वो उस तरह से ईश्वर में आस्था नहीं रखता है, लेकिन उसका अनिश्वरवादी एक तरह से था वो समाज। प्रार्थना समाज या आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज वेदों को लेकर के चला, और थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी ये पश्चिम की एक धर्म सुधारक संस्था थी। तो इन लोगों के कार्यों से जो है समाज में एक नई चेतना का आगमन हुआ। तो ये एक पृष्ठभूमि में काम करता है। दूसरी जो बात आई है जो इस काल को विशेष महत्व देती है वो है प्रेस की स्वतंत्रता। तो 19वीं शताब्दी के शुरुआत से ही प्रेस वगैरह जो है ये कायम होने लगे। आपके जो बंगाल है, बंगाल में कोलकाता से बस थोड़ी दूर पर एक है क्षेत्र श्रीरामपुर। श्रीरामपुर में सबसे पहले जो है छापाखाना लगाया गया था, और उसमें छापेखाने से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनका नाम है वार्डकेरे और मार्शमैन। इन लोगों ने जो है देवनागरी अक्षर जो है उनकी ढलाई की, और सबसे पहले उन्होंने प्रेस खोला था श्रीरामपुर में। और इसके बाद जो है वहाँ पत्र पत्रिकाओं का एकदम उसकी बाढ़ आ गई। तो पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन ने क्या किया, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने वकालत की, जिस कारण से समाज में जो है जागरूकता फैलनी शुरू हुई। ये पत्र पत्रिकाएं जो थी एक तरह से वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वो लोग लिखती थी, इस्टेब्लिशमेंट के विरोध में वो लिखते थे। आज जिस तरह से पत्रकारिता चाटुकार हो गई है, जो सत्ता है, सत्ता के तलवे सहलाने में, उसकी खुशामद करने में, उसकी तारीफ़ों के पुल बांधने में जिस तरह से अपना पूरा इस्तेमाल कर रही है अपने प्रभाव क्षेत्र का, वैसा नहीं था पहले। पत्रकारिता का उदय हमारे यहाँ बहुत ही गौरवशाली रहा है, वो सत्ता के विरोध में खड़ा हुआ था। तो बहुत ही स्वर्णिम इतिहास रहा है। हिंदी का जो पहला अखबार है उदंत मार्तंड, तो ये जो हिंदी का पहला अखबार है इसका प्रकाशन जो हुआ था 1826 ईस्वी में हुआ था। वहीं कलकत्ते से, श्रीरामपुर से इसका प्रकाशन हुआ था, उदंत मार्तंड। तो क्या हुआ, पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी। तो इन पत्र पत्रिकाओं में अंग्रेज़ों की जो बुरी नीतियां थीं उस पर सवाल खड़े किए जाते थे, उनका बहुत ही गंभीर आलोचना प्रस्तुत की जाती थी, जिसके कारण से समाज में जागरूकता फैलती थी। इस कारण से अंग्रेज़ों ने क्या किया, उनकी बहुत ही क्रूर दृष्टि इन पत्र पत्रिकाओं पर पड़ी, और उन्होंने कई सारे कानून लाए इनको कंट्रोल करने के लिए। बहुत सारे कानून पास किए इनके अधिकार को नष्ट करने के लिए, सीमित करने के लिए, और इसके विरोध में आवाज़ भी उठी। और आवाज़ उठाने वालों में सबसे पहले नाम आता है किसी भारतीय का नहीं, अंग्रेज़ का। बर्किंघम नाम के थे एक सज्जन अंग्रेज़, बर्किंघम। तो इन्होंने जो है बहुत ही ज़बरदस्त विरोध दर्ज कराया इन दमनकारी कार्यों का जो पत्रिकाओं पर ये किया जा रहा था अंग्रेजी सत्ता के द्वारा। तो इन्होंने इतना ज़ोरदार विरोध किया कि अंग्रेज़ जो है एकदम बिल्कुल तिलमिला उठे। इनको तो सज़ा नहीं दे सकते
क्योंकि ये स्वयं अंग्रेज़ थे तो इनको जेल में नहीं डाला जा सकता था, तो इनको मजबूर किया गया कि ये वापस चले जाए इंग्लैंड। तो इनको इंग्लैंड जाने के लिए मजबूर किया गया, इन्हें भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। फिर इसके बाद जो है और फिर से नए दूसरे कानून आए जिसमें और ज़्यादा सख्ती बढ़ती गई, पत्रकारिता का गला घोटने की पूरी कोशिश की गई। तो इसके विरोध में राजा राम मोहन राय ने और उनके कुछ सहयोगियों ने क्या किया, कलकत्ता जो हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट में एक अपील दायर की, मुकदमा दर्ज किया उन्होंने कि ये जो पत्रिकाओं पर जो ये नया कानून आया है जो उनका गला घोट रहा है अभिव्यक्ति की आज़ादी का, तो उसको लेकर के उन्होंने लड़ाई लड़ी। और ये जो है यहीं से राजा राम मोहन राय ने जो वैधानिक तरीके से लीगली अधिकारों को प्राप्त करने की लड़ाई की परंपरा शुरुआत की थी राजा राम मोहन राय ने उस समय में। तो पत्र पत्रिकाएं जो हैं ये भी समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव ला रही थी, क्योंकि समाज को ये जागरूक बना रही थी, सत्ता से सवाल करती थी, सत्ता के बुरे कार्यों की आलोचना होती थी। तो ये एक पृष्ठभूमि है, इसका प्रेस की स्वतंत्रता जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आ गई। तीसरी जो विशेषता है अंग्रेजी शिक्षा, इसका सबसे ज़्यादा योगदान रहा है हमारे देश में नवजागरण लाने में। ये आधुनिक काल को नवजागरण काल भी कहा जाता है। तो उस समय आधुनिक परिस्थितियों के निर्माण में अंग्रेजी शिक्षा ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। हालांकि इसको पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि महात्मा फूले और जो कुछ लोग थे उनका अंग्रेजी शिक्षा से कोई लेन देन नहीं था, लेकिन वो उतने ही तेजस्वी तरीके से आधुनिक चीज़ों को व्यक्त कर रहे थे और समाज में चेतना फैला रहे थे। लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ी माध्यम की शिक्षा ने जो है एक नई परिस्थिति तैयार की। जब लॉर्ड मैकाले भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा का माध्यम बनाने की वो वकालत कर रहे थे और उसको लागू कर रहे थे, तो बहुत अंदेशा भी था उनके मन में। दो तरह के भय थे। पहला भय तो यही था कि भारतीय जो हैं इससे गुस्सा होंगे, बहुत ही क्रुद्ध हो जाएंगे, और दूसरा भय था कि ये जो अंग्रेज़ी शिक्षा के फलस्वरूप जो एक चेतना पैदा होगी, लोगों के मस्तिष्क में एक चेतना जागृत होगी, वो उनके उपनिवेशवादी जो ढांचा है, उनका स्ट्रक्चर है, उसके खिलाफ होगी, उसको ध्वस्त करने के काम आ सकती है। तो ये भय था अंग्रेज़ों का, और ये भय बिल्कुल सच साबित हुआ जब लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा के माध्यम अंग्रेज़ी को बना दिया शिक्षा का माध्यम। तो पूरे भारत में ज़बरदस्त विरोध हुआ। कुछ बंगाली भद्रजनों को, जिसमें राजा राम मोहन राय वगैरह थे, जो इसके समर्थक थे अंग्रेज़ी शिक्षा के, इनको छोड़ करके लगभग सभी भारत में जो है इसका भयंकर विरोध हुआ था। और दूसरा जो भय था उनका कि अंग्रेज़ी शिक्षा जो है कहीं उनकी उपनिवेशवादी जो है इंपीरियलिज्म जो उनका चल रहा है, जो चला रहे हैं वो, उसके विरोध में कहीं हवा न तैयार कर दे। तो ये बात भी सही हुई। अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त किए हुए जो लोग थे उन्होंने ही देश की आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन्होंने नेतृत्व संभाला इस देश की आज़ादी की लड़ाई का। तो ये दोनों भय जायज़ थे उनके, और वो सच भी हुए। तो अंग्रेज़ी शिक्षा के फलस्वरूप क्या हुआ, लोगों में एक नई चेतना आई। उन्होंने पश्चिम के ज्ञान विज्ञान को जाना, वहाँ की स्थितियाँ, वहाँ के परिवेशों को जाना, वहाँ की परंपराओं को जाना, वहाँ लोगों की स्थिति के बारे में जाना, उनके अधिकारों के बारे में जाना। तो तुलना करके देखा जब उन्होंने कि हमारे यहाँ तो इन सब चीज़ों का दमन हो रहा है, तो उनके भीतर एक चेतना जागृत हुई जिसने अंग्रेज़ी सत्ता और उपनिवेशवाद से लड़ने में उनकी सहायता की। तो ये एक बहुत बड़ी परिस्थिति थी जिस कारण से उस समय परिस्थितियों का निर्माण हो रहा था। इसके बाद अगली जो चीज़ मैं जिस पर विशेष बल देना चाहता हूँ आज, कि हिंदी नवजागरण, यानी हिंदी में जो नवजागरण आया, आधुनिक काल आया, आधुनिक प्रवृत्तियाँ आई और अन्य जो प्रवृत्तियाँ आई, उनमें कुछ बेसिक डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहले जो भारत में जिस प्रदेश में, जिस क्षेत्र में आधुनिकता का प्रवेश होता है वो है बंगाल। आपका बंगाल में जो है, बंगाल में आधुनिक काल की शुरुआत, बंगाल में बंगाली लोग जो हैं बांग्ला भाषा के, वे आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं 1757 से। 1757 से ये मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि सिराजुद्दौला पराजित हुए थे और अंग्रेज़ों का बंगाल पर कब्जा हुआ था। हालांकि शासन जो है वो उनके हाथ में नहीं आया था, लेकिन उस पर जो है पूरा दबदबा उनका कायम हुआ था। ये पलासी, ठीक है, पलासी के युद्ध में, हाँ, पलासी के युद्ध में
बंगाल पर उन्होंने अधिकार किया रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। तो इसलिए बंगाल जो है, बंगाल अपना आधुनिक काल का आरंभ मानता है 1757। ठीक है। उसी तरह महाराष्ट्र जो है उसके कुछ समय बाद जो है 1800 के उस वक्त जो है वो अपना महाराष्ट्र के लोग वो मानते हैं आधुनिक काल, क्योंकि वहाँ महाराष्ट्र पर अधिकार हो गया था अंग्रेज़ों का उस वक्त। तो ये दो तरह के हैं। इसके बाद जो है हिंदी प्रदेश आता है, इसी तरह अवध पर भी कब्जा हो गया। तो हिंदी प्रदेश में जो है आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है 1857 से। ये जो समय है 1857 का, इस समय से माना जाता है आधुनिक काल का आरंभ हिंदी में, जनरली 1857। ठीक है। तो ये 1857 का डेट और ये जो बाकी बंगाल आपके महाराष्ट्र हो गया या फिर अवध वगैरह हो गया, उन वहाँ के आधुनिक काल में सबसे बड़ा अंतर यही है कि अन्य जो प्रदेश है, चाहे बंगाल हो, चाहे आपका महाराष्ट्र हो या फिर अवध वगैरह जो हो, वे अपना आधुनिक काल का आरंभ मानते हैं जब वहाँ अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। ठीक है। लेकिन हिंदी प्रदेश जो है, हिंदी के क्षेत्र में आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है वहाँ से जहाँ से भारतीय जनता ने अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूंका था, पहला स्वाधीनता संघर्ष जो है। इसलिए इसका परिवेश जो है, इसका परिदृश्य जो है, ये राष्ट्रीय स्तर पर है। ये अपने आधुनिक काल की शुरुआत अंग्रेज़ों द्वारा अधिकार कर लिए जाने से शुरुआत मानते हैं, जबकि हिंदी प्रदेश में जो आधुनिक काल है वो माना जाता है जब भारतीयों ने विद्रोह किया अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 का, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब वगैरह जो थे, वीर कुंवर सिंह वगैरह, इन लोगों ने जो है लड़ाई लड़ी थी अंग्रेज़ों को खदेड़ने की। तो ये एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए हिंदी प्रदेश का जो आधुनिक काल है उसका आरंभ 1857 की क्रांति से आता है, यानी उपनिवेशवाद से मुक्त होने की छटपटाहट जो है, कोशिश है, वहाँ से शुरू होता है हिंदी प्रदेश का आधुनिक काल। तो ये आधुनिक काल की बहुत ही एकदम शुरुआती चीज़ है। अब इसके बाद हम लोग आधुनिक काल के जो अलग अलग खंड हैं, आधुनिक काल के भी बहुत से खंड हैं। तो सबसे पहला जो खंड आता है जिसको हम लोग कहते हैं भारतेंदु युग। ये भारतेंदु युग जो है, तो भारतेंदु युग है, इसके बाद द्विवेदी युग है, उसके बाद छायावाद आता है, फिर प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, नई कविता है। तो इस तरह से कई चरण हैं। इन एक एक चरणों के बारे में हम जानेंगे, भारतेंदु युग के बारे में हम जानेंगे। भारतेंदु युग में कौन कौन से लेखक थे जो सक्रिय थे, उनकी रचनाएं क्या क्या हैं महत्वपूर्ण, भारतेंदु मंडल में कौन कौन थे, उनकी जो है प्रमुख विशेषताएं और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और जो महत्वपूर्ण कवि हैं या रचनाकार हैं, उनकी कुछ रचनाओं को लेकर के भी विश्लेषण करेंगे हम लोग। तो ये आज के वीडियो में मैंने कोशिश की कि बस एक संक्षिप्त परिचय दे दिया जाए कि आधुनिक काल जो है वो आधुनिक काल क्या है, उसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो आधुनिक काल को दूसरे कालों से भिन्न बनाती हैं। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में भारतेंदु युग को लेकर के। धन्यवाद।